नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ दशरथ जी उपस्थित हैं, जो कि आज से कुछ समय पहले कटवार में स्थित एक विद्यालय में गणित के अध्यापन का कार्य कराते थे। जो अचानक उस विद्यालय से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जिसके बाद से ही जो भी इनसे जुड़े उस विद्यालय से जो भी विद्यार्थी थे, वहाँ के प्रबंधन द्वारा लगातार बच्चों को गुमराह किया जा रहा था। और तो इस सभी जो भी समस्याएं थी बच्चों को, इनको लेकर मैं इन्हीं के पास आके और इन समस्याओं से आप लोगों को उभारने की कोशिश किया हूँ। और मैं आज कोशिश करता हूँ कि आप सभी की जो भी 4-5 समस्याएं जो थी, मैं इनसे भी पूछने की कोशिश करता हूँ। तो दशरथ जी, आप बताएं कि उस विद्यालय से आपने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि अचानक इस्तीफ़ा, हालांकि इस्तीफ़ा अचानक नहीं दिया गया था। इस्तीफ़ा के पीछे पिछले 1-2 हफ्ते से बात चल रही थी। जी। और रही बात इस्तीफ़ा क्यों दिया गया था, तो इसके पीछे 2-3 कारण जिम्मेदार हैं। एक तो पहला कारण आर्थिक फैक्टर जिम्मेदार है। उसके बाद रही दूसरी कारण तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट जैसे मूल्यों का घोर वायलेशन हो रहा था। और तीसरी बात मैनेजमेंट का जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो डिक्टेटरशिप वाली मानसिकता थी, फेडरलिस्टिक मानसिकता थी, वो मुझे बिल्कुल नागवार गुजरती थी। अब मैं डेमोक्रेटिक और लिबरल आदमी हूँ, मेरी उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं करती थी। तो यही 2-3 कारण थे जो जिम्मेदार थे, आर्थिक फैक्टर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी में जो डिफरेंसेस थे, इसी की वजह से मुझे वहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। ये जो आपका दशरथ जी, जो आपने ये इस्तीफ़ा विद्यालय को सौंपा है, तो वहाँ के बच्चों का आपसे ये सवाल है कि लगातार वहाँ के प्रबंधन द्वारा बच्चों को यह बताया जा रहा है कि उन्होंने इस विद्यालय को और बच्चों के साथ इस्तीफ़ा अचानक देकर धोखा किया है। इस चीज़ को आप किस तरीके से इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं? देखिए सर, सवाल आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है। देखिए, मैंने इस्तीफ़ा दिया है और इस्तीफ़ा देकर के मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इस्तीफ़ा देना मेरा राइट है और इस देश में किसी भी पद से किसी भी व्यक्ति को इस्तीफ़ा देना उसका फंडामेंटल राइट है। इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं और मैंने भी इस्तीफ़ा दिया है। और रही बात वायलेशन, देखिए धोखा तो वहाँ होता है जहाँ हम कोई वादा करते हैं और फिर उस वादा से मुकर जाते हैं, उसको निभाते नहीं हैं। मैंने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं 1 सप्ताह तक पूरा रहूँगा। मैंने न लिखित रूप में मैनेजमेंट के साथ न किसी और के साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं इस सत्र तक रहूँगा। अगर मैंने एग्रीमेंट किया होता और तब मैं जाता, तब मैं समझता था धोखा होता, लेकिन मैंने कोई एग्रीमेंट किया नहीं था। परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, मुझे जाना पड़ गया तो मैं चला गया। इसमें कोई किसी मैंने वादे को तोड़ा नहीं है, इसलिए कोई किसी प्रकार का कोई धोखा है ही नहीं। तो दशरथ जी, जैसा कि मैं आपसे जब प्रश्न कर रहा था, तो आपने बताया कि उसमें आर्थिक फैक्टर, जो कि आप बता रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण समस्या थी आपकी, और समस्याओं के पीछे आर्थिक फैक्टर जो होता है एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आर्थिक फैक्टर जो कि एक टेक्निकल लग रहा है मुझे, आप विद्यार्थियों को इसको डिटेल में बताने की कोशिश करें। हाँ जी, मुकेश जी, देखिए दुनिया में कोई भी घटना घटे, उसके पीछे आर्थिक फैक्टर ज़रूर जिम्मेदार होता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटे, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर घटे, चाहे प्रांतीय स्तर पर घटे, चाहे जिला स्तर पर ही क्यों न घटे, आर्थिक फैक्टर तो जरूर जिम्मेदार होता है। यहाँ भी आर्थिक फैक्टर जिम्मेदार था। और रही बात इसकी डिटेल व्याख्या करने की, तो मैं समझता हूँ आर्थिक फैक्टर कितना मतलब है। मैंने मैनेजमेंट को लिखित रूप में मैंने कहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए कहा था कि कुछ पेमेंट में न्यूनतम 25% तक वृद्धि किया जाए, सारे टीचर्स की भी वृद्धि किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि मेरा राइट है, क्योंकि जब देखिए टीचर को 5-6 साल जो पहले वेतन दिया जाता था, आज भी वही दिया जा रहा है, जबकि महंगाई बढ़ रही है। 5-5, 6-6% के रेट से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब मैनेजमेंट द्वारा बच्चों की फ़ीस ज़्यादा लिया जा रहा है, स्कूल का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसको ज़्यादा पैसे में दिया जा रहा है। किताबें महंगी हो गई हैं, कापियाँ महंगी हो गई हैं, कलम महंगी हो गई हैं। अब डायरी, आई कार्ड, टाई, बेल्ट, सारी चीज़ें जितना प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, सब ज़्यादा मूल्य पर दे रहे हैं। और स्कूल का रेवेन्यू जब ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अध्यापकों को भी ज़्यादा वेतन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि बिना कैप्टन के जहाज़ नहीं चल सकती, बिना रडर के नाव नहीं चल सकता,
बिना पॉलिटिकल पार्टी के कोई डेमोक्रेसी टिक नहीं सकती, उसी प्रकार से बिना अच्छे अध्यापक के कोई स्कूल नहीं चल सकता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ही बढ़िया न हो, क्यों न हो, लेकिन अगर वहाँ के अध्यापक अच्छे नहीं हैं तो स्कूल नहीं चल सकता। अध्यापक ही उस स्कूल के रीढ़ की हड्डी होते हैं, और आप अध्यापकों की मांग को ही ठुकराएंगे, उनको ही नज़रअंदाज करेंगे, उनकी ही आवाज़ को दबाएंगे, उनकी ही सहमति नहीं लेंगे किसी मुद्दे पर, तो कैसे चल सकता है। यही सब कारण जिम्मेदार थे। मैंने सबके लिए मांग किया था कि सबका पेमेंट वृद्धि किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि जैसा नहीं व्यवहार करना चाहिए वैसा उन्होंने किया। बल्कि मुझे इस बात का एहसास दिलाया गया कि प्राइवेट सेक्टर है, इसमें दर्जनों लोग आए और चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। आप भी चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा करने वाला नहीं हूँ। ये इनडायरेक्ट रूप से मुझे कहा गया। मुझे लगता है कि वहाँ मेरा रुकना तब ठीक नहीं था। तो जैसा कि दशरथ जी ने बताया कि इनके साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, तो मुझे जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि जहाँ भी इस तरीके से एक शिक्षक के साथ जो भी इस तरीके का अगर व्यवहार किया जाएगा तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे कार्य करना पसंद नहीं करेगा। तो जैसा कि आपने इस्तीफ़ा तो सौंप दिया है वहाँ पे, तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो किसी और विद्यालय में अभी जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर उस विद्यालय में आपको दोबारा कॉल किया जाता है तो क्या आप जाना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुकेश जी, मैं जहाँ जुड़ा हूँ मैं वहाँ से काफ़ी खुश हूँ और एग्रीमेंट हो चुका है, मैं वहाँ एक साल तक रहूँगा ही कम से कम। और रही बात आने जाने की, तो मैं समझता हूँ कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ आने की तो मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता, और वो मुझे जहाँ तक लग रहा है बुलाएंगे भी नहीं। मैं जहाँ हूँ अभी यहाँ इस समय काफ़ी खुश हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें मुझे अच्छा मिल रही हैं, इसलिए मैं अब यहाँ आना नहीं चाहता हूँ। और इसके साथ भी मेरा एक दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि आप अगर इस्तीफ़ा दे दिए हैं तो आप उस विद्यालय के प्रबंधन और जो भी स्टूडेंट हैं उनको कुछ सुझाव देना चाहते हैं? देखिए सर, रही बात प्रबंधन को सुझाव देने की, तो मैं तो कहूँगा कि उनको अच्छे टीचर रखिए, किसी भी प्रकार की कोई बहानेबाजी मत करिए, अच्छे टीचर रहें। और किसी भी टीचर को बच्चों के ऊपर थोपिए मत कि इन्हीं से पढ़वाएंगे हम। जब बच्चे उनको लाइक करें, टीचर के अंदर नॉलेज हो, वो क्वालिटी हो, तभी उनको रखिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई डॉक्टर ख़राब निकल जाए तो अपने पूरे जीवन काल में 100 से 150 लोगों के अधिकतम यमराज के पास जल्दी भेज सकता है। अगर कोई इंजीनियर ख़राब हो जाए तो किसी पुल को गड़बड़ बना देगा, किसी बिल्डिंग को गड़बड़ बना देगा, तो उसके ढहने की वजह से, उसको कोलैप्स करने की वजह से 100-150 लोग उसमें भी मारे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई टीचर ख़राब है तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ 100-150 लोग ही नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन ख़राब हो जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप जानते हैं, कुमार विश्वास जो कवि हैं, बड़े जाने माने मंची कवि हैं, वे भी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीचर अच्छे होने चाहिए और अच्छे टीचर रखिए, किसी प्रकार का कोई बहानेबाजी मत करिए, एजुकेशन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए। और रही बात बच्चों को, मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि अच्छे टीचर आएँ तभी पढ़िए, जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास समझदारी हो, उन्हीं से पढ़िए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर टीचर को किसी थोपवाइए मत, आवाज़ अपनी बुलंद करिए अगर ऐसा तो किया जा रहा है तो आप सब देखें कि मैंने दशरथ जी से बहुत ही बेबाकी से प्रश्न पूछने की कोशिश की, और इसके साथ मेरा एक अंतिम प्रश्न इनसे ये है कि आप अभी जो भी विद्यालय में, जिस विद्यालय से आप जुड़े हैं, वहाँ पे आपका अनुभव कैसा है और किस प्रकार से आपको वहाँ पे सिलेक्शन हुआ? देखिए सर, अनुभव की बात तो वहाँ के टीचर, मैनेजमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, सहयोग करते हैं। अनुभव तो ठीक ठाक है, सारी चीज़ें यहाँ से ठीक ही हैं। फैसिलिटी के मामले में सब कुछ ठीक ही है, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए, टीचर देखा जाए, स्टाफ देखा जाए, सब कुछ ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, सब कुछ यहाँ से ठीक ही है। और रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस मेरा 3 स्टेज में संपन्न कराया गया था। पहला स्टेज था तो मेरा प्रिंसिपल और मैनेजर के सामने इंटरव्यू लिया गया, उसमें उन्होंने मुझसे गणित के कुछ सवाल किए, मैंने उसका जवाब दिया। ये पहला स्टेज था। और सेकंड स्टेज था मेरा बच्चों के सामने 3 दिन तक डेमो क्लास लेना। सभी क्लासेस में मैं जा करके 3 दिन तक डेमो क्लास लिया। उसके बाद जब मुझे बच्चे पसंद किए, मैनेजर और प्रिंसिपल जा करके बच्चों से फीडबैक लिए कि जो नए वाले टीचर आए हैं वे अच्छे हैं कि नहीं हैं, इनको हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों ने पॉजिटिव और काफ़ी सेटिस्फाइंग फीडबैक दिया, रिव्यू दिया। उसके बाद ये मेरा सेकंड स्टेज हो गया। फिर थर्ड स्टेज में मुझे एक अनसीन पैसेज दिया गया। अनसीन पैसेज रहा होगा करीब 3-4-5 पेज का। धर्म से रिलेटेड था, हिंदुज़म से, जैनिज़्म से, बौद्धिज़्म से, इसी पर आधारित प्रश्न थे। उसमें से 35 क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चनों का मैंने जवाब दिया अच्छे से 2.5-3 घंटे में। उसके बाद उसको उन्होंने काफ़ी विधिवत ढंग से चेक किया,
मेरा आंसर राइटिंग स्किल वगैरह देखा, जी उसमें मुझे योग्य पाया। फिर उन्होंने सीधे मुझे ऑफिस में बुलाया और जी। सीधे मेरे सामने पेपर रख दिए जी कि आप इस स्कूल में पढ़ाएंगे, आप स्कूल के टीचर बन रहे हैं, जी आप अपनी शर्तें देख लीजिए, जिसमें पेमेंट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें लिखी थी, जी। शर्त के बारे में लिखी थी कि महीने में आप कितनी छुट्टी ले सकते थे। जी पूरा पूरा एक एग्रीमेंट था। मैंने उसको पढ़ा 5 से 10 मिनट तक। जी। उसके बाद मैंने साइन कर दिया। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो भी आप सभी के उलझन थे और जो भी समस्याएं थी, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा था, और उन सारी प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया और दशरथ जी से पूछने का प्रयास किया, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से उस प्रश्न का जवाब दिया। और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रश्नों के साथ आप सभी के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो चुके होंगे। धन्यवाद।